नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है और काफी भय का माहौल है लोगों के बीच। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और बिना किसी वजह के बाहर न जाएं। दोस्तों, भारत का सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वर्तमान समय में वो महाराष्ट्र है, जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यह भारत के लिए चिंता का विषय है। आज के इस एपिसोड में हम प्रस्तावना से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार में, ऑप्शन बी है प्रस्तावना में, ऑप्शन सी है नीति निदेशक सिद्धांतों में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। दोस्तों, जो भारत के संविधान निर्माताओं का मत है वह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें आप देखेंगे कि भारत के सारे स्ट्रक्चर को बता दिया गया है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। इस प्रकार के जो है विभिन्न शब्दों के प्रयोग के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में अपने मत को व्यक्त किया है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। और भारत का जो वर्तमान स्वरूप है प्रस्तावना में, उसी के माध्यम से भारत का जो है भविष्य भी निर्धारित होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह नॉन जस्टिएबल है, मतलब न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में जो उल्लेखित चीजें हैं, यदि उनका राज्य जो है उनको लागू नहीं करती है तो आप इस आधार पे कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य यह लागू नहीं कर रही है। जैसा कि मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो है यह लागू किया जा सकता है, क्योंकि आपका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसको जो है लागू करवा सकते हैं। लेकिन अगर प्रस्तावना में जो जिक्र शब्द हैं, जो माने हैं उनका, अगर उनका जो है राज्य सरकार पालन नहीं करती है, भारत सरकार पालन नहीं करती है, तो उसको लागू नहीं कराया जा सकता। विधिक स्वरूप क्या है? मतलब यह लागू नहीं किया जा सकता। जबकि अगर यहाँ पर प्रश्न अगर मौलिक अधिकार की होती तो यहाँ पर आता कि लागू किया जा सकता है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और उसे लागू करवा सकते हैं। जबकि प्रस्तावना में ऐसा कोई नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी होगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है मिनर्वा मिल्स निर्णय, ऑप्शन सी है यानी 3 है उदेशिका में संशोधन और ऑप्शन 4 है केशवानंद भारतीय निर्णय। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसको कालानुक्रम में सजाना है। कालानुक्रम का मतलब ये हुआ कि जिस काल में, जिस समय में जो हुआ है, जो सबसे पहले हुआ है उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद जो हुआ है उसको उसके बाद रखेंगे। इस तरह करके कालानुक्रम में सजाना है। तो आइए देखते हैं, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1978 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स जो निर्णय हुआ था ये 1980 में हुआ था। उदेशिका में जो संशोधन हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार उदेशिका में संशोधन का जो समय होगा 1976 होगा। इसी प्रकार केशवानंद भारतीय निर्णय, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, ये 1973 में हुआ था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि केशवानंद भारतीय निर्णय 1973, उदेशिका में संशोधन 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 और मिनर्वा मिल्स निर्णय 1980। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न,
व्याख्या देख लेते हैं। पहले केशवानंद भारतीयवाद 1973 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये तीनों शब्द जैसे कि समाजवादी, आप देख सकते हैं कि यहाँ समाजवादी है प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न, यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इस प्रकार ये तीनों शब्द आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर डी होगा, लोक कल्याण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक जो है एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और जिसके जो 1976 में हुआ था, और इसके माध्यम से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे यहाँ पे। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत की जो है वस्तु स्थिति को भी बताती है, और 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है यहाँ पे, अर्थात भारतीय संविधान का प्रस्तावना मूल रूप में कैसा था। तो अगर हम 42वें संविधान संशोधन 1976 पर फोकस करें तो उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो गया, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता शामिल है। इसी प्रकार समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ये हो ही नहीं सकते। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया था। इस प्रकार यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर सी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन हुआ है, जिसके तहत 3 नए शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर 1949 से लेकर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के पहले संविधान अपने मूल रूप में था और ये 3 शब्द नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1975 में शामिल नहीं था? दोस्तों जैसा कि जो हम लोग शुरू से ही प्रस्तावना का टॉपिक जब से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। यहाँ पर बात हो रही है 1975 की। इसका सीधा मतलब हुआ कि 1976 में जो शब्द जोड़े गए थे वो 1975 में नहीं थे संविधान में। तो अखंडता शब्द भी 1976 में जोड़ा गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन हुआ है, जिसके तहत 3 नए शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जुड़े गए हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर 1949 से लेकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले संविधान अपने मूल रूप में था और 3 शब्द नहीं थे, और 1975 में भी ये शब्द बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि 1976 में जोड़े गए हैं। इस प्रकार अखंडता शब्द जो होगा वह 1975 में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और ऑप्शन डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं व्याख्या में।
पूरे विश्व में दो प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा प्रचलित है। पहले को भारतीय मॉडल तथा दूसरे को पश्चिमी मॉडल कहा जाता है। पहले मॉडल में राज्य न्याय दिलाने के लिए धर्म के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के रूप में भारत का जो मॉडल है वह पहला मॉडल है। इसमें आप देखते हैं कि 3 तलाक का जो मैटर होता है उसमें देखा जाता है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, इसलिए भारत सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप करती है और ट्रिपल तलाक जो है उसको अवैध घोषित करवाती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है इसमें राज्य जो है आवश्यकता पड़ने पर धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि उस धर्म विशेष में ही भेदभाव किया जा रहा है जेंडर के आधार पे। तो जबकि दूसरे प्रकार मॉडल में जो है राज्य धर्म के मामले में किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता, पश्चिमी मॉडल जिसे कहते हैं। और पश्चिमी मॉडल का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। और अगर ऐसा क्यों होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ये जो देश है यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें ज्यादा विविधता नहीं पाई जाती है, इसलिए इस प्रकार के मैटर भी ज्यादा खड़े नहीं होते, इसलिए यहाँ पे राज धर्म के मामले में किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या बताता है? ऑप्शन ए है संविधान के अधिकार का स्रोत, ऑप्शन बी है भारत की प्रकृति, ऑप्शन सी है संविधान के उद्देश्य और ऑप्शन डी है संविधान लागू होने की तिथि। दोस्तों, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता इस तरह करते हुए आगे बढ़ता है और लास्ट में जाके कहता है कि हम भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित अधिनियमित इस तरह का वाक्यांश से खत्म हो जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान लागू होने की तिथि भी बता रहा है 26 नवंबर 1949, फिर से संविधान के उद्देश्य भी बता रहा है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता जो है की प्राप्ति करना जो है संविधान का उद्देश्य है। भारत की प्रकृति भी बता रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इस प्रकार जो है भारत की प्रकृति भी बता रहा है। और संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, मतलब जो भारतीय संविधान में जो भी शक्तियां निहित हैं वो भारत के लोगों से ही ली गई हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए भी सही होगा। तो यहाँ पे कुट में जो सही उत्तर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर 4 होगा। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। भारत की प्रकृति के बारे में भी प्रस्तावना बताती है। वो कहती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य को भी बताता है प्रस्तावना, न्याय स्वतंत्रता समता व बंधुत्व की प्राप्ति करना भारतीय संविधान का उद्देश्य है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता की प्राप्ति करना है। इसी तरह प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता की प्राप्ति करना है, बंधुत्व को बढ़ावा देना है। ये प्रस्तावना स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य है। इसी प्रकार प्रस्तावना संविधान लागू होने की तिथि बताता है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना। ऑप्शन बी है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। और ऑप्शन सी है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऑप्शन डी है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, न तो जाति के आधार पर भेदभाव हो कि वह एससी है एसटी है, न ही रंग के आधार पर हो और न ही धर्म के आधार पर हो कि वह मुस्लिम है या सिख है वह ईसाई है। इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सभी लोग बराबर हों। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वह महिला है। इसी प्रकार समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, ये भी इसका सही उत्तर है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य 2 है, ऑप्शन ए और बी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ई होगा, इनमें से
एक से अधिक। अगला प्रश्न, ये व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना। समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की स्थिति में सुधार। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय समाज में एससी, एसटी का शोषण बहुत सदियों से होता आया है और महिलाओं का भी शोषण होता रहा है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय तभी प्राप्ति हो सकती है जब एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की स्थिति में सुधार हो और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न हो, उन्हें भी एक नागरिक का दर्जा मिले, मानव का दर्जा मिले और सबको मानवीय पहलू के आधार पर एक समान माना जाए। तो इसे ही सामाजिक न्याय कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहां से लिया गया है? दोस्तों, ए ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति 1779, ऑप्शन बी है अमेरिका की क्रांति 1776, ऑप्शन सी है रूस की क्रांति 1917 और ऑप्शन डी है इंग्लैंड की क्रांति 1688। दोस्तों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय का जो विचार है भारतीय संविधान में वह रूस की क्रांति 1917 से प्रेरित है। इसी प्रकार बंधुत्व का जो विचार है भारत में वह जो है फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर सी होगा। अब प्रस्तावना का भाग 3 यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि टारगेट विद नीतीश पर जितनी भी जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वह आपके करियर में जो भी एग्जाम आप पास करना चाहते हैं उसमें सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ अपने दोस्त यानी नीतीश को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर प्रस्तावना के भाग 4 में। तब तक के लिए शुभ विदा। नमस्कार।